नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 और कौन सी क्लास के लिए है? क्लास 12 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो लेक्चर फ्लो है उसमें एक ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सोवियत प्रणाली क्या थी। ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, काफी डिस्कस इस टॉपिक को करना होगा और डायरेक्टली भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, फिर उसको आपको पूरा सब पॉइंट्स कर करके आपको उसको समझाना होगा। और मतलब आज का ये टॉपिक समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप उस समय के पूरे सोवियत गणराज्य को आप समझ जाओगे, आप सोवियत प्रणाली को समझ जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। समाजवादी सोवियत गणराज्य या यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, समाजवाद की, यूएसएसआर की, इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी रूस में। एक जो क्रांति हुई वो वहां के राजा, जिसको जार कहा जाता था, उसको हटाने के लिए हुई। तो उस क्रांति को फरवरी या मार्च की क्रांति कहा जाता है। फरवरी या मार्च की क्रांति कहा जाता है। फरवरी और मार्च की क्रांति क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि वहां पर 1918 1 जनवरी 1918 से पहले वहां पर एक अलग प्रकार का कैलेंडर चला करता था, जिसे हम लोग कहते थे जूलियन कैलेंडर। ठीक है, तो जूलियन कैलेंडर और जो अभी आज के मौजूदा दौर में सभी देशों में चलता है वो चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। तो जो जूलियन कैलेंडर था वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। मतलब जैसे कि मान लीजिए आज इंडिया में जूलियन कैलेंडर चल रहा है तो पूरी दुनिया में 13 अक्टूबर है और हमारे यहाँ पर 1 अक्टूबर होगी। तो जूलियन कैलेंडर क्या है, 13 दिन पीछे चला करता था। तो फरवरी में क्रांति और वो मार्च में, तो फरवरी और मार्च की क्रांति कहते हैं। फिर जब ये क्रांति हो गई तो वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है, उदारवादियों की सरकार बन जाती है। पर अप्रैल में लेनिन भैया की एंट्री होती है और लेनिन भैया की एंट्री होने के बाद लेनिन भैया ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो खराब सरकार है। अभी भी समाजवाद की स्थापना नहीं हुई, अभी भी गरीबों किसानों के हाथ में सत्ता नहीं आई है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, समाजवाद की स्थापना करने के लिए हमें एक और क्रांति करनी होगी, जिसे सच में फाइनली क्रांति कहा जाता है, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, जिसे समाजवाद क्रांति भी कहा जाता है, सभी क्रांतियों के नाम से जाना जाता है। और ये होती है बच्चों अक्टूबर नवंबर। और इस क्रांति के बाद फाइनली क्या होता है, रूस में समाजवाद की स्थापना हो जाती है और लेनिन भैया पूरी कमांड अपने हाथों में थमा लेते हैं। और 1917 में जब ये क्रांति हो जाती है और लेनिन भैया कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद और ये जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं पूरी दुनिया में फैलने चाहिए। इसलिए उन्होंने दिसंबर 1922 में आते आते क्या कर लिया, एक बड़ा संगठन बना लिया जिसे हम लोग कहते हैं यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना उन्होंने कर ली। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। देखिए, अब कोई भी क्रांति, कोई भी अगर रिवॉल्यूशन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज हमारे देश में इतनी क्रांतियां हुई, क्यों हुई? अंग्रेजों को भगाने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए हुई। उसी प्रकार से यहां पर यह क्रांति क्यों हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि फरवरी मार्च 1917 की क्रांति क्यों हुई, तो वहां के राजा, वहां के शासक, जिसे जार कहा जाता था, उसको हटाने के लिए हुई है बच्चों। और यहां पर कौन सी क्रांति की बात करी गई? जो अक्टूबर नवंबर की जो क्रांति है, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी क्रांति कहते हैं, उस क्रांति की यहां पर बात करी गई है। और वो क्यों करी गई है? समाजवाद की स्थापना करने के लिए रूस में। तो अब वो समाजवाद की स्थापना क्या है हम लोग जानते हैं। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों में हम लोग अंतर जान चुके हैं। तो पूंजीवाद जो विचारधारा उसके विरोध में है। भैया 2 विचारधाराएं दुनिया में है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी एक तरफ है, तो इसके विरोध में आ गई क्या है, समाजवादी या साम्यवादी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में, ठीक है। और जब कार्ल मार्क्स ने इस व्यवस्था की शुरुआत करी, समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा की शुरुआत करी, तो वो क्या कहते थे कि जो पूंजीवादी है, पूंजी का मतलब क्या होता है, संपत्ति, और वादी मतलब जो उसके मालिक है, जो वाद जो उसके मालिक है, पूंजी के मालिक है। तो यहां पे जो बात होती है वो प्राइवेट कंपनियों की होती है। प्राइवेट जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए करता है, और वो लाभ कमाने के लिए क्या करता है, मजदूरों का शोषण करता है। मजदूरों से 8 घंटों की जगह 12 घंटे 14 घंटे तक उनसे काम करवाना, उनसे खूब मेहनत करवाना, उनसे खूब ज्यादा मजदूरी करवाना, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले लेता है, मालिक ले लेता है। तो ऐसी व्यवस्था क्या है, मजदूरों के लिए शोषणकारी है। इस व्यवस्था का अंत होना चाहिए, इस व्यवस्था का खत्म होना चाहिए। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में समाजवाद या साम्यवाद की व्यवस्था आई है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थे और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थे। तो ये लोग क्या चाहते थे कि समतामूलक समाज की स्थापना हो।
समता मूलक समाज का मतलब क्या है? जहां पर सभी क्या हो, इक्वल हो, सभी क्या हो, बराबर हो। ये जो मजदूरों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये जो अमीर गरीब की जो खाई बढ़ रही है, खाई नहीं बढ़नी चाहिए। अमीर गरीब में अंतर हमें नजर नहीं आना चाहिए। सब क्या हो, सब बराबर हो, सब समता मूलक समाज की स्थापना हो। और ये समता मूलक समाज बनेगा कैसे? समाजवाद के आदर्शों से, समाजवाद की विचारधारा से ही समाज समता मूलक बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। यह विचारधारा समाजवादी साम्यवादी लोगों की थी, यह विचारधारा लेनिन की थी, यह विचारधारा कार्ल मार्क्स की थी। और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यह क्रांति होती है। और इसी क्रांति की स्थापना के बाद, इसी क्रांति की होने के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का गठन होता है 1922 में। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि समाजवादी क्रांति हुई क्यों, तो समाजवादी जो क्रांति है, तो अगर आप समाजवादी क्रांति को बताओगे तो इसके दो कारण। एक तो ये किसके विरोध में थी? पूंजीवाद के विरोध में, पूंजीवाद के विरोध में। और दूसरा ये क्या चाहते हैं? ये समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। कैसा समाज बनाना चाहते हैं? समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। और समता मूलक समाज कैसे बनेगा भैया? समाजवाद के जो आदर्श है, उनके आदर्शों को मान करके ही समता मूलक बन सकता है। और समाजवाद का आदर्श क्या है? निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर देना। मतलब आप कह सकते हो प्राइवेट जो है, उस सभी प्राइवेट को खत्म कर देना, निजी संपत्ति को खत्म कर देना। देखिए, जब कार्ल मार्क्स थे तो 1864 में कार्ल मार्क्स ने एक सम्मेलन करा, मतलब एक मीटिंग आयोजित करी। और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि चाहे कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, ओके, चाहे कितना ही बेहतर से बेहतर आविष्कार हो जाए, पर कोई भी आविष्कार मजदूरों का जीवन बेहतर नहीं बना सकता। कोई भी आविष्कार मजदूरों की स्थिति को नहीं सुधार सकता। अगर मजदूरों को अपनी स्थिति को सुधारना है तो उनको एक दृढ़ संकल्प होकर के एक संकल्प लेना होगा कि हम पूंजीवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। हम क्या कर देंगे? पूंजीवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो पूंजी या मतलब जो निजी संपत्ति है, उसको समाप्त करना ही इनका उद्देश्य था। और उसी से क्या होगा? समतामूलक समाज होगा। तो समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की एक सबसे बड़ी कोशिश उसमें करी गई है। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया है। देखिए, अब ऐसा करने के लिए अगर सोवियत प्रणाली में हम लोग चाहते हैं कि समतामूलक समाज हो, और समतामूलक समाज के लिए क्या है? समाजवाद का लागू होना जरूरी है। और समाजवाद का मतलब यह है कि सब कुछ क्या हो? सरकार के अधीन हो, सब कुछ सरकार के अंडर में हो। आप लोग कक्षा 10 में अर्थशास्त्र में आपने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पढ़े होंगे। तो सार्वजनिक में क्या होता था? सब कुछ सरकार के हाथ में होता था। तो यहाँ पे समाजवाद में सब कुछ किसके अधीन होना चाहिए? सरकार के अधीन होना चाहिए। सब कुछ कौन कंट्रोल करे? सरकार कंट्रोल करे। तो इसलिए यहाँ पे सारी की सारी पावर किसको दी गई है? राज्य को दी गई। आपने कक्षा 11 में राज्य की परिभाषा को पढ़ा होगा। राज्य क्या होता है? यहाँ पे राज्य को ऐसे राजस्थान मध्य प्रदेश वालों की बात नहीं हो रही है बच्चों। और अगर आपको राज्य की परिभाषा नहीं पता तो प्लीज क्लास 11th के मेरे लेक्चर्स आप एक बार विजिट करिए। तो राज्य जो है मतलब सरकार आप एक तरीके में मान सकते हैं, पर और भी डिटेल में इसको समझिएगा। तो राज्य जो सरकार को दी और पार्टी की संस्था, और वहां पर क्या है? एक ही पार्टी है, ठीक है। कौन सी? साम्यवादी दल, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये साम्यवादी दल किसकी पार्टी है? ये लेनिन की पार्टी है, ठीक है। जिसमें पहले बोल्शेविक पार्टी कहा जाता था और फिर बाद में उन्होंने क्रांति के बाद उसे साम्यवादी दल का नाम दे दिया। और यही पार्टी पूरे रूस में या पूरे सोवियत संघ में रहेगी। उसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी विपक्ष में उनके चुनाव ना लड़ेगी, ना अपना विचार व्यक्त कर सकती है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक महत्व, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो किसको? सरकार को दिया गया है। और जो पार्टी है, कौन सी? साम्यवादी जो दल है, उसको दिया गया है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखिए, धुरी का मतलब क्या होता है? जो एक्सिस है, ठीक है, जो सेंट्रल में है, मतलब सब कुछ घूम फिर करके क्या है? उस पर आ जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी है। राजनीतिक प्रणाली जो इतना भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में सेंटर में अगर कुछ है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। साम्यवादी दल है। जैसा साम्यवादी दल चाहेगा, जैसा कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी, वैसा ही होगा। बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनसे उनको कोई प्रभाव नहीं होता। सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल के अनुसार ही होता है। मतलब सब कुछ घूम फिर के कहां आ जाएगा? साम्यवादी दल पर आ जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी पर आ जाता है। यहां से आप सोवियत की राजनीतिक प्रणाली की हेडिंग डाल सकते हैं बच्चे, की राजनीतिक प्रणाली, और आपको यहां पे पूरी राजनीति वहां की समझ में आ जाएगी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। तो यहाँ पे ना तो कोई विपक्ष में पार्टी बन सकती है। आज हमारे यहाँ पे बीजेपी सरकार में, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पता नहीं कितनी ही पार्टी है विपक्ष में, पर वहां पे ऐसा नहीं था। कोई भी दल का मतलब यहाँ पे कोई दाल वाल नहीं है, ठीक है। दल का अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल वहां पे विपक्ष में नहीं हो सकता। उनके लिए कोई भी जगह वहां पर नहीं है।
अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। योजनाबद्ध का मतलब क्या है कि योजना के हिसाब से होगा, पूरा प्लान था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था कि वहां पे पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया जाता था, या जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जैसा भारत में भी अपनाए गए कि 5 साल के लिए पूरा एक टारगेट लिया जाएगा कि हम आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, इतनी फैक्ट्री इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे और सरकार ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे पूरा योजनाबद्ध था, पूरा प्लान था कि ये हम लोगों को करना है। और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वो किसके नियंत्रण में होगी, किसके कंट्रोल में होगी बच्चों? राज्य के कंट्रोल में। राज्य का मतलब सरकार के कंट्रोल में होगी। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? आप लोगों ने कक्षा 10 में 3 क्षेत्र पढ़े होंगे। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या आता है? कृषि आता है, ओके। द्वितीय क्षेत्र, अगर आप लोगों के पास 11th-12th में ज्योग्राफी होगी तो वहां पर भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। और तृतीय क्षेत्र, ये जो 3 क्षेत्र होते हैं, इन तीनों क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है, इन सबको मिलाकर के ही तो हम लोग क्या कह रहे हैं? अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। तो इन सभी पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा। दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। देखिए अब दूसरा विश्व युद्ध, अगर आप यहाँ पे अगर सोवियत संघ की प्रणाली को समझते हैं तो 1917 में क्रांति हुई, ओके। 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। 1922 से 24 तक लेनिन का दौर चला, जो कि संघर्ष भरा दौर है, ओके। 1924 से लेकर के 53 तक जो दौर रहता है वो किसका रहता है? लेनिन का, सॉरी स्टालिन का टाइम पीरियड रहता है। 1924 से 53 तक स्टालिन का टाइम पीरियड रहेगा। स्टालिन के टाइम में तानाशाही भी काफी हुई है, परंतु सोवियत संघ ने विकास भी काफी करा है, काफी डेवलप्ड हुआ है। मैंने कहा था कि चर्चिल के साथ और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, उनके साथ बराबर में बैठ करके उन्होंने युद्ध पे चर्चा करी है। मतलब इससे आप जो अहमियत है सोवियत संघ की, उस इंपोर्टेंस को आप लोग क्या है समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, और यहीं से क्या हुआ? शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो जो पूर्वी यूरोप है, यूरोप हमारे 2 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो जो पूर्वी यूरोप है वो किसके प्रभाव में आ जाएगा? वो आ जाएगा सोवियत संघ के प्रभाव में। तो सोवियत संघ उस पर अपना अंकुश कर लेगा, मतलब उस पर अपना कंट्रोल जमा लेगा। किस पे? पूर्वी यूरोप पे। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। अब सबसे बड़ा जो सवाल है यहां पे आता है, फांसीवादी ताकत क्या होती है? देखिए अगर फांसीवाद की बात करते हैं तो इसको समझिए पहले है क्या। फांसीवाद की जो शुरुआत हुई वो इटली से हुई है। कहां से हुई? इटली से हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वहां पे इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ता है, मित्र राष्ट्र जीत भी जाते हैं, परंतु जब बंटवारा होता है कि हमें इतना पैसा मिला, इटली को कम पुरस्कार मिलता है, या उसको जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, और उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या हो जाता है? इटली के लोग, इटली का शासन गुस्से में आ जाता है, और जब वो गुस्से में आ जाता है और वहां पे राजा का भी शासन है, संसदीय प्रणाली भी चल रही है, तो उनके वो खिलाफ हो जाते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं खराब है। और वहां पे किस चीज की शुरुआत हो जाती है? तानाशाही की शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो तानाशाही है उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? फांसीवाद का नाम दिया गया है। फांसीवाद कोई एग्जैक्टली एक अपनी विचारधारा को नहीं निर्माण करता है, वो अलग अलग विचारधाराओं से मिलकर के जुड़ करके एक बात दर्शाता है। तो आप यहां से एक बार ये कह सकते हैं कि जो फांसीवादी ताकत है, मतलब जो तानाशाही वाली जो ताकत है, उन ताकतों के चंगुल से, मतलब उनसे जो मुक्त करवाया है वो किसने करवाया? सोवियत सेना ने करवाया। जब सोवियत सेना ने इन राष्ट्रों पर एक एहसान कर दिया, कौन से पे? पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र, उन पर एक एहसान कर दिया कि भाई आप लोगों को इन फांसीवादी ताकतों से, इन तानाशाही ताकतों से जब हम लोगों ने आपको आजाद करवाया, तो आप किसके अंकुश में रहिए? हमारे अंकुश में रहिए, या आप हमारे साथ रहिए। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। अब देखिए जैसे जैसे क्या हुआ, ये जुड़ते गए, सोवियत संघ से जुड़ते गए, तो क्या है, सभी को जब जोड़ा गया ना, तो इस बात पे जोड़ा गया कि हम आपकी सभी चीजों की रेस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था चलाइए, आप अपने हिसाब से चलिए, जुड़ करके रहते हैं, ओके। परंतु क्या हुआ, जब ये देश उसमें सोवियत संघ में मिल जाते हैं, तो इनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ के हिसाब से ढाला गया। सोवियत संघ के हिसाब से ढाला गया मतलब आपके यहाँ पे कोई भी भाषा बोलो, हमें मतलब नहीं, रूसी भाषा बोलनी चाहिए। वहां की लोकल भाषा, वहां की स्थानीय भाषाओं को दबा दिया गया, दमन कर दिया गया, और वहां पे कौन सी भाषा का प्रभुत्व बढ़ा? रूसी भाषा का। रूसी भाषा, जो काम रूस की सरकार चाहती है, जैसा काम सोवियत संघ चाहता है, वैसा काम उस पूरे एरिया में होना चाहिए, जैसा रूस चाहे वैसा ही होगा। और रूस में भी सारे के सारे पावर किसके पास है? साम्यवादी दल के पास। कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके पास सारी की सारी पावर है, और उसके अनुसार ही रूस में सब कुछ होता था, और उसके अनुसार ही पूरे सोवियत संघ में भी सब कुछ उन्हीं के अनुसार चल रहा है। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। तो पहली दुनिया पूंजीवादी दुनिया थी, और दूसरी दुनिया ये थी। ये क्या है? समाजवादी खेमे के देश है, समाजवादी गुट के देश है।
इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो इस खेमे का जो नेता है, जो लीडर है, वो कौन था? यूएसएसआर, या आप कह सकते हैं रूस भी, यहां पे रूस भी आ जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। यह बात मैंने भी आपको बताई कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो दुनिया को दो ही महाशक्तियां देखने को मिलती है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और स्टालिन का जब टाइम पीरियड रहता है ना बच्चों, तब से ही कहीं ना कहीं सोवियत संघ काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। पर मानवता के लिए थोड़ा सा स्टालिन खराब व्यक्ति था, तानाशाही व्यक्ति था। और कहा जाता है कि जितना शोषण, जितना जुल्म हिटलर ने नहीं करा, उतना तानाशाही स्टालिन ने करा है। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। ठीक है, आप अगर ये देखिए कि अगर आपको रैंकिंग देनी हो अर्थव्यवस्था में कि किसको जीडीपी में गजब का योगदान था, गजब की जीडीपी, गजब का उत्पादन हो रहा है, बेहतरीन जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आप फर्स्ट नंबर आपको अमेरिका को देना है। और उसके बाद आपको सेकेंड नंबर जो मिलेगा वो यूएसएसआर का ही मिलेगा। पूरी दुनिया की तुलना में यूएसएसआर की बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी, सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका को छोड़कर। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। संचार प्रणाली का मतलब क्या? कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वहां का बहुत अच्छा था। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। देखिए, अब आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को समझिए, आप उनकी जो आधारभूत जो संरचना है उसको समझिए। वहां पे संचार प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, गजब का सिस्टम है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी जो रिसोर्सेज है उनके पास वो बहुत अच्छे हैं भाई। उनके पास खनिज है, आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, तेल, लोहा, इस्पात मतलब जो स्टील होता है वो, और मशीनरी उत्पाद जिनसे मशीनरियों का निर्माण होगा, ऐसे उत्पाद उनके पास बहुत थे। और ये आप आज भी देखिए कि रूस और यूक्रेन का भी जब युद्ध चल रहा था तो रूस से काफी ऑयल मंगवाया जा रहा है, काफी खनिज के लिए निर्भरता जो है वो रूस पर हमें देखने को मिलती है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, अब सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके, रूस आज भी कितना बड़ा फैलावा देश है, और तो उस समय तो पूरा सोवियत संघ था। तो इस सोवियत संघ के यहां से यहां तक के इलाके में भी अगर आपको आना जाना है तो भी आपको क्या सुव्यवस्थित आवागमन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आना जाने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित है। सु मतलब बहुत अच्छी, ठीक है। सु और कु हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, सुपुत्र और कुपुत्र, ठीक है, अच्छे बेटे और बुरे बेटे। तो सुव्यवस्थित जो एक अच्छे से वेल मैनेज्ड, वहां पर आपको आने जाने की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो परिवहन की जो सुविधा है यहाँ पे वो भी एक नंबर थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। देखिए, घरेलू उपभोक्ता उद्योग का अर्थ क्या है? ठीक है, जो डोमेस्टिकली जो उपभोक्ता के लिए जो उद्योग है, देखिए हम जो जब उद्योग पढ़ते हैं तो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं जो कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और एक होते हैं जो उत्पादन के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड बनाया गया है, ये बोर्ड कंज्यूमर के लिए थोड़ी है, तो उपभोक्ता के लिए थोड़ी। इससे तो क्या होगा, हम इस पर पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और तो ये उत्पादक के लिए हो गया, ये प्रोड्यूसर्स के लिए हो गया, आप लोगों के लिए नहीं। इस पर तो हम पढ़ाएंगे फिर आपके काम आएगा, नहीं तो आपके काम का नहीं है। ठीक है, पर जैसे मान लीजिए कुछ खाने पीने का सामान, वो तो उपभोक्ता डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम सभी कंज्यूम करते हैं। तो कुछ ऐसे सामान है जो उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए होते हैं और कुछ उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जिसमें मशीनरी और बाकी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो काफी उन्नत था, मतलब काफी मजबूत था, काफी तरक्की उसने कर रखी थी। पिन से लेकर के कार तक सभी चीजों का उत्पादन कहां पर हो रहा था? रूस में या सोवियत संघ में हो रहा था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि सोवियत संघ में जितने भी उपभोक्ता उद्योगों में जो भी वस्तुएं बन रही है, हाँ, उनकी जो क्वालिटी है ना, जो उनकी क्वालिटी है पश्चिम में बन रहे देशों की तुलना में कम थी। मतलब जो अमेरिका में और अमेरिका के साथ जो देश है वहां पर जो उत्पादन हो रहा है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सोवियत संघ वाले चीजों की क्वालिटी खराब थी। ठीक है, तो इसे क्वालिटी हम कहते हैं कि क्वालिटी क्या थी? खराब थी। तो क्वालिटी हो सकता है कि खराब थी, पर फिर भी सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था कि भाई इतना जीवन स्तर सभी व्यक्तियों का होना चाहिए। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि जिसकी जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, वो भी ना मिले, वो सुनिश्चित यहां पर सोवियत संघ ने कर रखी है।
सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया करा रही थी, बेरोजगारी नहीं थी। देखिए अब जो बुनियादी जरूरतें, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, देखिए हमारी अगर सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है वो है रकम, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबसे 3 मूलभूत आवश्यकताएं। अगर आप देखिए मकानों पर अगर देखेंगे तो सोवियत संघ ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि अगर किसी के घर में 10 कमरे हैं, ओके, किसी के घर में 10 कमरे हैं, तो अगर आपके परिवार के 2 ही काम आ रहे तो 8 सरकार ले लेगी और बाकी क्या वो गरीबों में बांट देगी। तो मकान सबको प्रोवाइड कराया गया। रोटी कपड़े के लिए क्या करा गया कि सामूहिक तरीके से जो किसान उगा रहा है वो किसान से उससे लिया गया। तो रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी, ये सभी देशों में लागू होती है, जरूरी नहीं है ऐसा कि रूस में हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान सभी को आवश्यकता होती है। तो मसलन स्वास्थ्य सुविधा वहां पे, शिक्षा सबको प्रोवाइड करें। बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशली सेंटर वहां पे खोले हुए थे कि अगर माता पिता काम पे चले जाते हैं तो बच्चों को वहां पे छोड़ करके जाएंगे, वो बच्चों की देखभाल करेंगे। लोक कल्याण की, लोग मतलब जनता, जनता के भले के लिए और जैसे अन्य चीजें हैं उन पे क्या करी, रियायती दर। रियायती दर मतलब हर चीज पे छूट दी है, कम रेट लगाइए और उन कम रेटों पे लोगों को दिया है। सबको मुहैया कराना मतलब उनको अवेलेबल कराया, उनको लोगों तक पहुंचाया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि समाजवाद था, सरकार सबको रोजगार दे रही थी, चाहे कम पैसा दे चाहे ज्यादा पैसा दे, पर सबको रोजगार सरकार ने दे रखा था। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। देखिए मिल्कियत का प्रमुख जो रूप है वो राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत मतलब वहां पे जो भी पूरा जो सिस्टम जो चलेगा उस पूरे सिस्टम का जो प्रमुख स्वामित्व है वो किसके पास होगा, राज्य के पास होगा, मतलब सरकार होगी। बस समाजवाद और पूंजीवाद में मुख्यतः यही अंतर है कि सब चीजों पे जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक आपको देखने को मिलेगा, वो मालिक जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन देखने को मिलेगा, राज्य देखने को मिलेगा। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा, ठीक है, और भूमि और अन्य जो उत्पादक संपदा है, वह जमीन हो गई, ठीक है, कोई आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, उस फैक्ट्री के सारे सामान, उन सभी पे स्वामित्व तो था ही था सरकार का, उसके साथ साथ क्या था, नियंत्रण भी था, कंट्रोल भी किसका था, सरकार का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। अब धीरे धीरे जो नौकरशाही है, ठीक है, जो अधिकारी वर्ग है, उस अधिकारी वर्ग का क्या हो गया, शिकंजा कसता गया, मतलब अधिकारी वर्ग ने सोवियत संघ पर अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत कर लिया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। देखिए अगर आप शुरुआती दौर अगर देखेंगे सोवियत संघ का, बहुत बेहतर है और सुनने में भी समाजवादी जो व्यवस्था वो बहुत अच्छी लगती है कि देखो सभी को रोजगार दिया जाएगा, सभी को क्या है मकान दिए जाएंगे, सरकार सब कुछ कंट्रोल में करेगी तो भेदभाव नहीं होगा, सरकार का उद्देश्य ही समाज कल्याण है तो समाज कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। तो जब तक इस नीति के साथ काम हो रहा था तब तक तो ठीक था, पर धीरे धीरे क्या हो गया कि जो सरकारें हैं वो कैसी हो गई, सत्तावादी हो गई, कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, हमें पावर मिलनी चाहिए, चाहे नागरिक खुश हैं तो ठीक है, नहीं है तो खुश, अपन को मतलब नहीं है, अपना पावर दिन पे दिन बढ़ता रहना चाहिए। स्टालिन का जब दौर आया तो उसने कम्युनिस्ट पार्टी में जो सुधारक हैं, जो सही बात कह रहे हैं, उनको बाहर कर दिया, उनको गायब करवा दिया पार्टी से, जो उसके विपक्ष में बोलता है उसको हटवा दिया, रास्ते से साफ करवा दिया। तो ये क्या था, ये सत्ता के प्रति मोह या आप कह सकते हो डर था, यार मेरी कुर्सी ना छिन जाए, ठीक है, मेरी कुर्सी ना छिन जाए, जैसे कि राजा को पहले हटाया गया है क्रांतियां कर को, वैसे कल को मुझे ना हटा दे। तो डर ही क्या है, तानाशाह को जन्म देता है। आप हम कहते तो हैं भाई तानाशाह से दुनिया सबसे ज्यादा डरती है, पर वो तानाशाह भी कहीं ना कहीं कुर्सी के डर के लिए बैठा, मेरी कुर्सी ना छीन ले, अगर मैं लोगों को ज्यादा छूट दे दी तो ये क्या करेंगे, मेरी कुर्सी को छीन लेंगे, ये डर बना रहता है। तो सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। फिर किसी ने नागरिकों पे ध्यान नहीं दिया, किसको रोजगार मिल रहा है, किसकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। और देखिए जितनी व्यवस्था आप अच्छी व्यवस्था अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ये पूरे सोवियत संघ में भी नहीं है, ये कुछ कुछ विशेष जगहों पर है, सारी जगह व्यवस्था अवेलेबल नहीं हो पाई, ठीक है। और जैसे हमने देखा बर्लिन की दीवार का तो आप मामला देख ही चुके हो कि ज्यादा लोग इधर जा रहे थे, ठीक है, पश्चिम की तरफ जा रहे थे, तो फिर यहाँ पे बर्लिन दीवार खड़ी करी गई। क्यों खड़ी करी गई, क्योंकि यहाँ के जितने भी संसाधन थे वो रूस अपने पास ले जा रहा था। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। तो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं था। जो साम्यवादी दल का महासचिव बन गया, जो सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, वही वहां का सब कुछ है, वही पूरा सिस्टम को चलाएगा, वही देश को चलाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या था, अभिव्यक्त करना, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस और अभिव्यक्त करने के काफी तरीके हो सकते हैं। मैं जैसे बोल करके बता रहा हूं
कि भाई मेरे ये विचार है, फिर मैं लिख करके भी बता सकता हूँ, मैं पोस्टर बना करके भी बता सकता हूँ, मैं कार्टून बना करके बता सकता हूँ, मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कैसे कर रहा हूँ। तो अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु वहां पर अभिव्यक्त की बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। और जब लोग असहमत होते थे, सरकार से नाराज होते थे, तो कभी कोई चुटकुलों में कोई बात कह दी, कोई कार्टूनों में कभी व्यक्त कर दिया, और अगर वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता था सरकार के खिलाफ, तो सरकार उस आदमी को ही गायब कर देती थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। तो अब सोवियत संघ की अगर आप अधिकांश मतलब काफी संस्थाओं को देखोगे तो उनको क्या थी, सुधार की जरूरत थी, उनमें सुधार होना चाहिए, उनमें रिफॉर्म्स होने काफी जरूरी थे। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। तो मैंने क्या कहा, वहां पे जो सब कुछ सेंटर में है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल है। और जितनी भी संस्था है, चाहे वहां की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जो भी जितनी भी संस्था आपको देखने को मिलेगी, उन सब पे जो कंट्रोल है वो किसका है, साम्यवादी दल का है। आप कितनी भी संस्थाएं वहां देखिए, सब पे कंट्रोल किसका है, साम्यवादी दल है, साम्यवादी ही चला रहा है। ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। अब ये क्या कर भाई, जैसे आज हमारे देश में तो क्या होता है कि जो भी पर्सन जीत करके जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अब जो वो कुछ काम करते हैं या नहीं करते तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं, वो हमें जवाब देते हैं। अगर वो डायरेक्टली हमें नहीं दे रहे तो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जवाब दे रहे हैं, मतलब वो जनता के प्रति जवाबदेही हैं। वो अपने हर काम के लिए जनता को बताएंगे कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, साम्यवादी दल है, ये जवाबदेह नहीं था, मतलब जनता को जवाब नहीं देगा कि हमने क्यों करा है, क्यों नहीं करा, और जनता को पूछने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सोवियत संघ बना, वो सोवियत संघ क्यों बना कि भाई हम सभी की जो संस्कृति है, हमारा जो सबका कल्चर है वो सेफ रहेगा, कल्चर अलग अलग नहीं होगा, कल्चर के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, हम सबका कल्चर सेफ रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर एक सोवियत संघ बना लिया। तो अब यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि कितने देशों को मिलाकर के सोवियत संघ बना था, तो 15 का। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, पर पार्टी ने यह बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि पार्टी क्या चाहती है कि पूरे सोवियत संघ पर किसका प्रभाव हो, रूस का और रूस की संस्कृति का, रूसी संस्कृति का प्रभाव होना चाहिए। बच्चे स्कूलों में पढ़े तो रूसी भाषा बोले, कोई अगर कोई बात मान रहा तो रूस के हिसाब से ही चलना चाहिए, तो सब कुछ रूस के हिसाब से हो। और रूस में क्या है, साम्यवादी दल है, तो साम्यवादी दल जैसा चाहता है वो वैसा ही होना चाहिए। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। तो अगर आप देखेंगे ये सोवियत संघ के 15 देश है, ओके, कितने देश है, 15 देश है। इन 15 में एक रूस भी है भाई, अगर 15 देश है तो 15 में एक रूस भी है। पर आप ये देखिएगा कि इस सोवियत संघ के जितने भी मामले हैं उनमें से हर मामलों पे क्या है, रूस का प्रभुत्व है। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, वो प्रभु है, वो मालिक है, हर मामले का वो मालिक है, सब कुछ उसके अनुसार होगा, सब कुछ उसी के अनुसार चलेगा। वर्चस्व जो है, दबदबा आपको हर मामले में देखने को मिलेगा, वो किसको देखने को मिलेगा, रूस का ही देखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। उपेक्षित मतलब जिनकी उपेक्षा करी गई हो, जिनकी इच्छाएं आशाओं को बिल्कुल दबा दिया गया हो, जो दमित हो, मतलब उनका दमन हो चुका, बोले यार कुछ भी नहीं हो सकता, बस खत्म हो गया, हमारी संस्कृति खत्म कर दी हमारे। इन्होंने क्या करा कि सबको जोड़ लिया, और जोड़ते समय ये कहा गया कि हम आपकी संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम आपको, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। फिर सब पे रूसी संस्कृति का ही दबाव दिन पे दिन बनता गया। और यही कारण कहीं ना कहीं आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि विघटन में भी एक मुख्य प्रमुख भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो लोग एक इस उम्मीद से जुड़े थे कि भाई हमारी संस्कृति सेफ रहेगी, हमारी व्यवस्थाएं सेफ रहेंगी तो ठीक है, और हम एक बड़े देश के साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग मिलिट्री के रूप में भी सेफ रहेंगे, पर वो कोई सी बात पूरी नहीं हुई। लोग परेशान हो जाते हैं, और जब गोर्बेचेव का शासन आएगा और गोर्बेचेव ये कहता है कि आप आज़ाद हो सकते हैं, तो लोग खुशी खुशी आज़ाद हो जाते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए अब हथियारों की होड़ में, हथियारों की होड़ मतलब जो हथियारों की रेस चली, अच्छा अमेरिका ने ये हथियार बनाया तो हम भी हथियार बनाएंगे, अच्छा अमेरिका ने ये हथियार बनाया तो हम भी हथियार बनाएंगे। तो उसने, सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी है, मतलब अमेरिका ने कोई हथियार बनाया तो सोवियत संघ ने भी बनाया, पर अमेरिका को तो असर नहीं पड़ा। अमेरिका में तो पूंजीवाद था, ठीक है, 2 फैक्ट्रियां और लगवाई, बाहर वालों को बोला तुम उत्पादन करो और ये हमें बना करके दो, ठीक है, इतना टैक्स हमें दे देना, तो सरकार को भी फायदा, कंपनी को भी फायदा, बढ़िया। पर यहाँ तो सब कुछ सरकार कर रही थी, तो सरकार को इसका काफी जो भारी नुकसान है वो चुकाना पड़ता है। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था परिवहन और ऊर्जा उसका बेहतर है, परंतु जो आप अमेरिका की, विशेष करके अमेरिका और बाकी जो उसके साथ जो पश्चिम देश थे उनकी तुलना में वो पीछे है, खास करके वो अमेरिका कैसे पीछे है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में भी क्या है, अमेरिका की जितनी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, जितनी अमेरिका की विकसित टेक्नोलॉजी है उतनी उनकी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। देखिए, आप टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएं या नहीं कराएं, आपकी बुनियादी ढांचा कैसा है कैसा नहीं है, अगर आपकी जनता आपसे खुश है तो वो सरकार को और सरकार के मुखिया को सराखों पर बिठा लेगी। भाई, जब फरवरी मार्च की क्रांति हुई तो वो क्यों हुई? क्योंकि वो राजा से परेशान हो चुके थे, राजा को हटाना। अगर राजा उनकी आकांक्षाओं को, आकांक्षा मतलब उनकी जो इच्छाएं, जो डिजायर्स हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारी राजनीतिक आकांक्षा, अब राजनीतिक आकांक्षाएं पे सोवियत संघ में क्या है, जो राज्य जुड़े हैं वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकली हम भी फ्री रहे, हमारी भी सरकारें बने, हमारी भी आवाज वहां तक उठे। और आर्थिक इतना गरीबी वाली सी स्थिति ला दी है, आप बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, वो बुरी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन आकांक्षाओं को सोवियत संघ की सिस्टम, साम्यवादी दल अगर निभाता रहता तो शायद सोवियत संघ का कभी भी गठन नहीं होता। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। देखिए, सोवियत संघ ने यहाँ पे जो हस्तक्षेप किया 1978 में क्या होता है, सोवियत और अफगान का एक समझौता होता है, और उसी के लिए 1979 में फिर सोवियत संघ वहां पर जाकर के हस्तक्षेप करता है। ओके, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अलग से वीडियोस में चर्चा होगी। अभी आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप करा, 1979 में। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। ठीक है, अब वहां गई है, वहां पर युद्ध के कारण गई है, ठीक है, युद्ध हुए और हुए, तो उसके कारण क्या, वहां की उनकी व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी के देश से बहुत पीछे रह गया। देखिए, अब बात समझिएगा, सोवियत संघ के जो पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, उस काम के बदले में आपको जो वेतन होता है उसकी बात करी गई है। तो वहां पे पारिश्रमिक लगातार बढ़ा है, लोगों की अच्छी इनकम हो रही है, पर उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो दिन पे दिन कम होता गया। टेक्नोलॉजी के मामले में ये पश्चिम के देशों को टक्कर नहीं दे पाया। ठीक है, पश्चिम के देशों को टक्कर नहीं दे पाया, बहुत पीछे रह गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता छूट वस्तु की कमी हो गई। अब जब क्या हुआ, उत्पादन गिर गया और उनको टक्कर नहीं दे पाया, दिन पे दिन उत्पादन गिरता गया, तो उपभोक्ता की जितनी वस्तु थी उनमें कमी आ गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने के सामान है उनको आयात करना पड़ा, बाहर से मंगवाना पड़ा, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंत ठेर सी गई। ठीक है, और फिर 1970 का जब टाइम पीरियड से आता है तो ये व्यवस्था लड़खड़ाने लग जाती है, मतलब कि बस अब गिरी, अब खत्म हो जाएगा सोवियत संघ, अब खत्म हो जाएगा, और फिर फाइनली वो व्यवस्था बिल्कुल ठेर सी जाती है, मतलब सोवियत संघ का दी एंड हो जाता है। तो सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली में उसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी, उसकी बुनियादी व्यवस्थाएं क्या थी, सब पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये सोवियत संघ बना क्यों और इसने किस प्रकार से रूस ने अपना पूरा शासन उन देशों पर जमाया है, वो सब हम आज की इसमें पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 एमसीक्यूज दिए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, तो अपना फर्स्ट का ए था, सेकंड का सी था, थर्ड का बी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का भी बी आंसर था। ओके, तो अब आज के क्वेश्चंस जिनको आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था, वहां एक दलीय शासन व्यवस्था थी जो जनता के प्रति उत्तराधिकार नहीं थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। समाज क्रांति कब हुई? अब ये समाज क्रांति, समाजवादी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति एक ही बात है। समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व का मतलब होता है पहले। समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, मतलब उसका जब टूट गया सोवियत संघ, उसके बाद। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब आप बता दीजिएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था के प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आजादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? 11, 15, 25, 30। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 में, 89 में, 90 में या 69 में? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? सन 1927 में।
1927 में, 1979 में, 17 में या 19 में? तो अभी आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी, नाजी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई? ओके, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपका कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।